हाँ जी। बोलो क्या बोल रहे थे। अरे अरे गुड मॉर्निंग नहीं, कुछ पेपर की बात कोई कर रहा था कुछ। हाँ, वो जो ऐप वाले पेपर क्या। ओके। मैं देखता हूँ एक बार, वो मुझे लगता है फुल सिलेबस पेपर है, तो वो कर पाओगे अभी तुम। सिलेबस वाला कर लेगा तो जो अभी फुल सिलेबस करेगा। हाँ, अभी जितना सिलेबस है उसी में से दूँ तो करेगा क्या ढंग से। अगर उसमें 90 प्लस आया तो मैं फुल सिलेबस के बारे में सोचूंगा। हम्म। ये कोई बोला ना सही बात। होमवर्क कितने लोगों ने किया। अगर आंसर 60-70% लोगों ने प्लस कर दिया तो मैं कर लूँगा एंटी। है ना। तो कितने लोगों ने किया है अभी। सभी लोग मुझे है ना फ़ोटो भेज देना अभी क्लास के जस्ट बाद में होमवर्क का, मैं देख के बता दूँ। हाँ, नंबर दे तो रखा है। हाँ, तो चलो, कोई डाउट हो तो बताओ होमवर्क में। एनी डाउट। मुझे एक इलेक्ट्रिक फील्ड वाला सवाल था, वो किया। एक डाउट पूछा था किसी ने, रुको मैं बताता हूँ। नहीं हुआ ना। एक मिनट में बताता हूँ। वो क्वेश्चन नंबर कौन सा है। ये रहा। इसमें है, मुझे लगता है ये S1 का सवाल है, S1 का है, क्वेश्चन नंबर 23। क्या क्या दिया है मैं बता देता हूँ। इसमें दिया गया है इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू ए टाइम्स एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पावर 3/2। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पावर 3/2। ठीक है। और पूछा है पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी पूछा हुआ है बिटवीन 3,2,6 एंड 0,3,4। इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस पूछा हुआ है ना, ये पूछा हुआ है। तो क्या किया जाए। dv इज माइनस ई डॉट डी आर। डी आर मतलब क्या है, छोटू सा वेक्टर है जो चला है हमने, तो उसके तीन कंपोनेंट हो सकते हैं, आई कैप जे कैप के कैप। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो मैंने लिखा ए एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इसकी पावर में 3/2। ठीक है, ई आ गया। और डी आर में कितना लिखा जाएगा, वो लिखा जाएगा डी एक्स आई कैप डी वाई जे कैप। गुड मॉर्निंग, क्या हो गया। अरे एंड अपने को निकालना है, मतलब इंटीग्रेट करना है बेसिकली। अब है ना, डी वी अगर ये रहा तो डेल्टा वी अगर लिखा जाएगा तो इंटीग्रेशन ऑफ डी वी इंटीग्रेशन ऑफ दिस मच। तो इसका डॉट प्रोडक्ट अगर लेंगे तो देखो डी एक्स और एक्स साथ में आ जाएंगे, वाई और डी वाई साथ में आ जाएंगे, जेड और डी जेड साथ में आ जाएंगे। तो यहाँ पर बना इंटीग्रेशन ए एक्स डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड अपॉन नीचे में ये जो कुछ भी है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। अब ये मैथ्स का सवाल बच चुका है, फिजिक्स ख़त्म हो गई इसमें, है ना। इसे हो जाएगा ना, ये .1 बोल दिया, ये .2 बोल दिया, तो इसकी लोकेशन क्या होगा। अरे तो सिखाया नहीं तो इतना तो आता है भाई, 11th में तो किया ना इतना। इसको नीचे को सब्सटीट्यूशन कर ले, क्या कर ले, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर को टी स्क्वायर मान ले, तो बस हो जाएगा। वो नीचे टी वगैरह कुछ बनेगा, ऊपर डी टी बनेगा, उससे कट जाएगा।
है ना, बस अब लिमिट्स पुट करनी है। और दूसरा सवाल जो मुझसे पूछा है, एक कोन है, ये बढ़िया सवाल है, ये किसी का हुआ क्या? ये मुझे लगता है S2 का सवाल था, क्वेश्चन नंबर 8 है ना। और इसमें दिया है कोन है जिसमें कि टोटल चार्ज Q दे दिया गया और यूनिफॉर्मली ओवर, इस पर टोटल सरफेस पर है ना, टोटल एरिया पर Q चार्ज दे दिया गया। कैलकुलेट एनर्जी रिक्वायर्ड कि टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से पॉइंट A तक लेके आए, ये पॉइंट है A, और AB लेंथ यानी कि ये जो लेंथ दिया गया है ये L लेंथ दिया गया है। तो इस पूरी कोन की सरफेस पर Q चार्ज दिया और हमसे बोला है कि एक दूसरा चार्ज जिसका चार्ज की वैल्यू है कितना है Q, इस Q चार्ज को इनफाइनाइट दूरी से यहाँ तक लाने में कितना वर्क डन करना पड़ा, कितना एनर्जी देना पड़ा। सो व्हाट डू यू थिंक वी शुड डू? किसी ने तो किया होगा ना यार, अगर नहीं किया तो बड़ी शर्मनाक बात है। होलो है, ये सरफेस पर दिया हुआ है। पहली बात, ये चीज़ जो मैं अभी पूछ रहा हूँ ये आपने पहले ही कर लेनी चाहिए थी। मतलब अगर आप नहीं करके आए तो बड़ी विकट स्थिति है आपके लिए, है ना। मेरे लिए तो क्या होगा कि मेरे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन मेरी उम्मीदें ज़रूर कम हो रही हैं तुम लोगों से कि तुम तो गधे वाली फीलिंग करवा रहे हो मुझे, क्योंकि ये सब चीज़ें तो कर लेनी चाहिए थी ना यार। जब तक दोनों हाथों से, मतलब दोनों हाथ नहीं मिलेंगे ताली कैसे बजेगी? तो भाई होमवर्क तो ज़रूरी है। मतलब मैं कितना ही चीखता रहूँ क्लास में, होमवर्क नहीं कर रहे हो तो गड़बड़ है। तो कोशिश करें अपनी में इम्प्रूवमेंट दिखाएं। तो अब बात करते हैं इसकी। तो मैंने क्या मान लिया, x दूरी पर dx मान लिया, ठीक है। और इसका थीटा वगैरह दिया क्या, मेरे को देखने दो। थीटा वगैरह कुछ नहीं दे रहा था। तो मैं क्या मानता हूँ, ये मैं कुछ थीटा मान लेता हूँ, खुद से ही मान लेता हूँ, है ना, खुद से ही मान लेता हूँ थीटा है ये। तो अभी क्या लिखा जाएगा कि यहाँ पर एक रिंग बन गया जिसका चार्ज अगर लिखा जाए चार्ज dq, तो वो लिखा जाएगा उसका एरिया इंटू सिग्मा, है ना। सिग्मा में लिख लेता हूँ, कुछ मान लिया सिग्मा है, तो सिग्मा इंटू 2 पाई और x साइन थीटा, ये तो रेडियस हुआ, और ये dx हो गया। समझ में आया कि एरिया कैसे लिखा? अरे यार ठीक है ना। अब dq आया तो dq, ये एक रिंग बनी है, इस रिंग की पॉइंट A से जो दूरी है वो बन चुका है x। तो इसका जो पोटेंशियल लिखा जाएगा वो होगा k dq अपॉन x। ये मेरे पास लिखा जाएगा छोटी सी रिंग की वजह से पोटेंशियल। अब हम निकालना क्या चाह रहे हैं, ध्यान से सुनना। q चार्ज अगर यहाँ से यहाँ तक आता है तो उसमें कितनी एनर्जी देनी पड़ी। तो जब इनफाइनाइट दूरी पर था तो उसका पोटेंशियल कितना लिखा जाएगा, 0 लिखा जाएगा, और यहाँ पर पोटेंशियल कुछ v लिखा गया। तो मैं अगर q के लिए बात करता हूँ कि कहाँ से कहाँ तक गया, तो मैं देखता हूँ 0 पोटेंशियल से v पोटेंशियल तक गया, तो उसका चेंज इन पोटेंशियल कितना लिखा जाएगा, v माइनस 0। तो चेंज इन एनर्जी कितनी लिखी जाएगी, q इंटू डेल्टा v, यानी कि q इंटू v। यानी कि मुझे इस पॉइंट का पोटेंशियल अगर आ गया तो अपना काम बन जाएगा। तो छोटा सा पोटेंशियल आ गया है, इसे इंटीग्रेट करेंगे, v की वैल्यू के dq को लिखेंगे सिग्मा 2 पाई x साइन थीटा dx अपॉन x। और लिमिट है x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर l तक, क्योंकि ये लेंथ कितना दिया हुआ है, l दिया हुआ है। बस अब इंटीग्रेट करें, आपके पास v बन जाएगा, v को सब्स्टिट्यूट कर दें तो q इंटू डेल्टा v से अपना काम बन जाएगा। समझ में आ रही क्या बात? Done. Any other doubt? ओके। होलोस्फीयर और सॉलिड स्फीयर की पोटेंशियल निकाल लिया है ना अपन ने, ठीक है ठीक है।
उसके बाद क्वेश्चन भी कर लिए थे अपन ने। चलिए ठीक है, अब लिखिए पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू uniformly charged infinite wire। तो ये रहा इनफाइनाइट वायर, इसको मैंने बोल दिया कि ये यूनिफॉर्मली चार्ज है, साथ ही साथ मैंने कहा कि इसका जो चार्ज पर यूनिट लेंथ है लैम्डा है। लैम्डा क्या है? चार्ज पर यूनिट लेंथ, ये क्या है? लैम्डा है। तो अब मैं देखना चाहता हूँ कि ये पहली बात तो इनफाइनाइट है, यानी कि ऊपर और नीचे इनफाइनाइट जा रहा है। तो अभी मैं देखना चाहता हूँ, लेट्स से यहाँ पर पॉइंट है कोई ए, यहाँ पर पॉइंट है कोई बी, और ये जो दूरी दी गई है वो है R1, और ये जो दूरी दी गई है वो है R2। पूछा गया है बताइए पोटेंशियल डिफरेंस VB माइनस VA ये जो है कितना लिखा जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको समझ में आ ही गया, जल्दी से नोट करें एंड बताइए क्या आंसर बनेगा। करेक्ट। देखो अपने पास जब भी पोटेंशियल डिफरेंस है या कुछ भी हो तो एक चीज़ तो दिमाग में आनी ही चाहिए, और वो है dV बराबर माइनस ई डॉट डी आर। तो मुझे अगर डेल्टा V लिखना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? डेल्टा V इज़ इंटीग्रेशन ऑफ dV, और माइनस ऑफ इंटीग्रेशन लिखा जाएगा वो है 2k लैम्डा r dr का इंटीग्रेशन। और इसकी लिमिट्स कहाँ से कहाँ मैं जाना चाहता हूँ, a से b चले जाते हैं ना, तो ये a से b तक, तो यहाँ से लिखा जाएगा R1 से R2 तक। तो यहाँ पर लिखा जाएगा VB माइनस VA लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड में माइनस तो बिल्कुल वैसा ही रहा, 2k लैम्डा बिल्कुल वैसा ही रहा। अब इंटीग्रेशन में कौन आ गया देखना? dr अपॉन r आ गया। कौन आ गया बोलो? dr अपॉन r आ गया। तो dr अपॉन r का इंटीग्रेशन क्या होता है बताओ? ln r, और लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक है? ये R1 से R2 तक है। तो माइनस मैंने इधर ही रखा, ये आ चुका है 2k लैम्डा ln ऑफ R2 बाय R1 इज़ VB माइनस VA। तो ध्यान रखना माइनस साइन भी है यहाँ पर, है ना, माइनस साइन का भी ध्यान रखना। तो VB माइनस VA इज़ माइनस ऑफ 2k लैम्डा ln R2 बाय R1। नाउ अभी मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर हम किसी को रेफरेंस मान सकते हैं क्या? मतलब जैसे B पॉइंट का पोटेंशियल निकालने के लिए R1 को इन्फानाइट मान लिया, जैसे अभी तक करते आ रहे थे होलो स्फीयर के लिए, सॉलिड स्फीयर के लिए, या पॉइंट चार्ज के लिए। क्या मैं रेफरेंस का गेम यहाँ पर खेल सकता हूँ क्या? अभी देखिए बताता हूँ। अभी देखो ये जो चार्ज बॉडी है ये क्या है? छोटी नहीं है, कितना है? इनफाइनाइट है। ये क्या है? इनफाइनाइट है। तो अभी तक हम क्या कर रहे थे? या तो हमारे पास पॉइंट चार्ज था, या तो हमारे पास में एक होलो स्फीयर था, या तो हमारे पास में सॉलिड स्फीयर था। जो कुछ भी था ये फाइनाइट बॉडीज़ थी। तो फाइनाइट बॉडीज़ की वजह से मुझे
उस पॉइंट का पोटेंशियल ज़ीरो बोलने में कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि वो बहुत दूर हो रहा था। ठीक है ना। तो अभी मेरे पास यहाँ पर क्या बन रहा है कि VB माइनस VA इतना बन गया, और अगर रेफरेंस के लिए चाहें कि ज़बरदस्ती अपन चाहें तो इन्फानाइट पर मैं ले लेता हूँ कि उसका पोटेंशियल ज़ीरो ले लिया, है ना। इन्फानाइट पर मैंने पोटेंशियल उसका ज़ीरो ले लिया, तो दिक्कत क्या होगी कि ये बॉडी जो है वो क्या है, इन्फानाइट शेप एंड साइज़ की है, तो उस पॉइंट पर ज़ीरो बोलना सही नहीं होगा। समझ रहे हो क्या मेरी बात को, कि यार अपना पॉइंट चार्ज, होलोस्फीयर, सॉलिड स्फीयर, जो कुछ भी हो, ये क्या है, एक फाइनाइट बॉडी है, तो इन्फानाइट तक जाते जाते इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो बन जाएगी। अब मैं बात करता हूँ कि ये एक फाइनाइट बॉडी है, इनफाइनाइट बॉडी है, तो ये बहुत दूर वाले पार्टिकल पर भी क्या इफेक्ट रखेगी। ठीक है, तो इस वजह से मैं क्या बोल रहा हूँ कि इनफाइनाइट दूरी पर पोटेंशियल ज़ीरो मानना बहुत सही यहाँ पर नहीं होगा। तो अपने को पोटेंशियल डिफरेंस तो आ ही गया है, तो जिस किसी भी 2 पॉइंट दे दिए आपको, तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो अपन निकाल ही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला अपने को मालूम ही है, तो A पॉइंट का अगर पोटेंशियल दे दिया, मान लिया मैंने इसको बोल दिया 2 वोल्ट है, तो B का निकालने में अब कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हालांकि वहाँ पर भी अपन पोटेंशियल डिफरेंस ही निकाल रहे थे, चाहे ये हो, चाहे अपना होलोस्फीयर हो, चाहे सॉलिड स्फीयर हो, निकाल तो अभी तक हम पोटेंशियल डिफरेंस ही रहे थे, फिर साथ में एक अजम्पशन कर दे रहे थे। तो ठीक है, कोई बात नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस तक हमने रख दिया, अजम्पशन कोई सवाल में अगर दे दिया जाए तो हम कर लेंगे अपने हिसाब से। नोट कर लिया क्या, बोलो, करो करो करो। ठीक है, नेक्स्ट पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइट शीट। तो ये है इनफाइनाइट, इस तरह से ऊपर नीचे जा रहा है, इनफाइनाइट इस तरह से ऊपर नीचे जा रहा है। इसका चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया इज इक्वल टू सिग्मा। अब इसी के परपेंडिकुलरली यहाँ पर पॉइंट A है, पॉइंट B है, इसकी दूरी दिया गया है R1, यहाँ की जो दूरी दिया गया है वो है R2। तो आपसे पूछा गया है, बताइए पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB क्या लिखा जाएगा। अब तक तो हो जाना चाहिए था। सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट R1 माइनस R2, हाँ R2 माइनस R1। चलो इसको निकाल भी लेते हैं। तो मुझे पता है dV इज़ माइनस E डॉट dr। सिंस ये इन्फानाइट है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल कांस्टेंट बनती है, यूनिफॉर्म बनती है, वो है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और dr का इंटीग्रेशन यहाँ पर बन जाएगा डेल्टा r। तो VA माइनस VB, मतलब अगर अपन जाते हैं कहाँ से, B से A की तरफ जा रहे हैं ना, B से A की तरफ जा रहे हैं, तो मैं क्या लिखूँगा यहाँ पर, VA माइनस VB इज़ इक्वल टू माइनस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और डेल्टा R क्या लिखना पड़ेगा, RA माइनस RB, यानी कि R1 माइनस R2।
तो माइनस को अंदर रीअरेंज किया तो वी ए माइनस वी बी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट R2 माइनस R1। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। ध्यान रखें ना, ये पॉजिटिव नेगेटिव साइन का जो है गड़बड़ करते हैं मोस्टली अपन, तो इसका बड़ा ध्यान से यूज़ करना कि भाई कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा, समझे ना। नोट करो। डन। चलिए अभी अगला है एक सवाल। हाँ लो जी, ये तो ऐसी चीज़ है जो खुद से ही कर लेते हैं यार, मेरी मदद भी नहीं चाहिए आपको। इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट थी, मतलब कुछ ना तो इंटीग्रेशन किया मैंने, तो बस एक ये चीज़ लिखी हुई है। चलो तो इसमें है, ये एक है होलोस्फीयर, अनदर होलोस्फीयर। इसको मैंने कह दिया Q1 चार्ज है, इसको मैंने दिया Q2 चार्ज। इसकी रेडियस मैंने कह दिया है A एंड इसकी रेडियस है B। क्या दिया गया है? यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग होलो स्फीयर। तो अभी अपने को दिया गया है, अब अपने को डिफरेंट पॉइंट्स के बारे में बोलना है। तो ये पॉइंट कह दिया x पॉइंट है, ये पॉइंट कह दिया y पॉइंट है, ये पॉइंट कह दिया z पॉइंट है। इसकी सेंटर से दूरी कितना दिया गया है? x दिया गया है। इसकी सेंटर से दूरी y दिया गया है एंड इसकी सेंटर से दूरी z दिया गया है। तो हमसे पूछा गया है x y z पर पोटेंशियल बताइए। नहीं, कोई चार्ज नहीं है। यहाँ पर दो होलोस्फीयर है, एक के अंदर एक बैठा रखा है अपन। करेक्ट, बहुत बढ़िया। चलिए x की बात करते हैं। तो x देखें तो ये इंटरनल पॉइंट है। किसका इंटरनल पॉइंट है? इस होलोस्फीयर का भी इंटरनल पॉइंट है और इस होलोस्फीयर का भी इंटरनल पॉइंट है। तो अगर ऐसा होता है तो बच्चा आपको पता है इंटरनल पॉइंट पर जो पोटेंशियल लिखा जाता है वो KQ अपॉन रेडियस ऑफ स्फीयर लिखा जाता है। याद आया? अरे यार ऐसे मरे हुए नहीं बैठोगे। अंदर वाले पॉइंट का पोटेंशियल बताओ। अगर यहाँ पर मैं Q चार्ज देता हूँ, रेडियस R है, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा? KQ बाय कैपिटल R। तो मैं इसी तरह से देखता हूँ कि यहाँ पर Q1 चार्ज के अंदर बैठा हुआ है ये, तो इसका मतलब मैं X पॉइंट का पोटेंशियल अगर लिखूँ तो ये लिखा जाएगा KQ1 अपॉन इसकी रेडियस, ना कि X। तो रेडियस है A। Q2 के लिए बात की जाए तो Q2 के भी अंदर वाला पॉइंट है x। तो अंदर वाले के लिए तो मैं क्या लिखूंगा? K Q2 अपॉन रेडियस ऑफ दैट स्फीयर, यानी कितना है? B है। तो इस तरह से x का काम बन चुका है। x क्या है? इंटरनल पॉइंट फॉर बोथ, इंटरनल पॉइंट फॉर बोथ स्फीयर है। इसी वजह से हम देख सकते हैं कि Vx इक्वल्स टू इतना बन गया। अगर y की बात करता हूँ तो y देखिए कहाँ पर एग्जिस्ट करता है। तो मैं लिख सकता हूँ एक्सटर्नल फॉर कौन सा चार्ज? Q1 Q2 के लिए कौन सा? ये y पॉइंट एक्सटर्नल किसके लिए बना है?
Q1 के लिए एंड इंटरनल पॉइंट किसके लिए बना है बताओ? Q2 के लिए बना हुआ है। तो इसका मतलब पोटेंशियल एट y अगर लिखा जाए तो मैं लिख सकता हूँ, एक्सटर्नल का फॉर्मूला लगाना है Q1 के लिए, तो क्या लिखूं बताओ? कि Q1 अपॉन क्या भाई ऐसे बैठे रहोगे? क्या रहना चाहिए इधर? y रहना चाहिए। Q1 चार्ज जो कि Q1 चार्ज के लिए पॉइंट y अगर देखा जाए तो ये एक्सटर्नल है। तो जैसे कि मैं ये स्फीयर लेता हूँ और इससे r दूरी पर बाहर पे कोई पॉइंट लेता हूँ, तो इसकी वजह से क्या लिखा जाएगा? K कैपिटल Q अपॉन स्मॉल r। तो बिल्कुल उसी तरीके से Q1 चार्ज के लिए y पॉइंट एक्सटर्नल पॉइंट है, तो जो दूरी है सेंटर से वो यूज़ की जाएगी, और इंटरनल पॉइंट है Q2 के लिए। तो अब बताओ इसके लिए क्या लिखूँ? K Q2 अपॉन, बोलो, B बनेगा, क्योंकि अंदर वाले हर पॉइंट के लिए सेम लिखा जाता है और वो होता है KQ अपॉन रेडियस। अगर मैं बात करता हूँ Z पॉइंट के लिए तो लिख सकते हैं एक्सटर्नल पॉइंट, दोनों के बाहर है ना, तो एक्सटर्नल पॉइंट फॉर बोथ स्फीयर। तो इसका मतलब पोटेंशियल ऑफ Z अगर लिखें तो बताइए क्या लिखा जाएगा? Q1 की वजह से K Q1 अपॉन, जल्दी बोलो यार अब, Z और K Q2 अपॉन Z, बिकॉज दोनों के लिए एक्सटर्नल पॉइंट है, दोनों की सेंटर से दूरी Z और Z है, तो VZ मेरे पास इस तरह से बन चुका है। अगला मैं लिखता हूँ, है ना, सेकंड पार्ट, कि फाइंड पोटेंशियल ऑफ इंटरनल स्फीयर एंड एक्सटर्नल स्फीयर, कि अंदर वाले स्फीयर का पोटेंशियल कितना है और बाहर वाले पॉइंट स्फीयर का पोटेंशियल कितना बना हुआ। बोलो भाई, ऐसे बैठ के काम नहीं चलेगा। ए भगवान, जल्दी बताओ। अंदर वाले का मैं लिख लेता हूँ, इंटरनल स्फीयर की बात करता हूँ, हाँ, प्लस K Q1 बाई B, करेक्ट। देखो इंटरनल स्फीयर की बात की जाए, इंटरनल स्फीयर की बात की जाए तो यहाँ पर दो चार्जेस हैं, कौन? Q1 और Q2। तो Q1 की वजह से खुद का पोटेंशियल प्लस Q2 की वजह से अंदर वाले का पोटेंशियल। तो खुद का तो लिखा जाएगा, तो मैं लिख सकता हूँ पोटेंशियल जो लिखा जाएगा खुद की वजह से वो होगा K Q1 अपॉन खुद की रेडियस यानी कि A। देखो अपन ने पहले भी किया था पोटेंशियल ऑफ सरफेस, यही तो बन गया। फिर अब बाहर वाले स्फीयर की वजह से भी पोटेंशियल बना हुआ है, तो वो कितना लिखा जाएगा? वो होगा K Q2 अपॉन रेडियस ऑफ दैट स्फीयर। ऐसा इसलिए बिकॉज अंदर वाला स्फीयर इंटरनल पॉइंट है बड़े वाले स्फीयर के लिए, तो इंटरनल पॉइंट के लिए इस तरीके से लिखा जाता है। कोई दिक्कत हो तो बताओ। अगर मैं एक्सटर्नल स्फीयर की बात करता हूँ, एक्सटर्नल स्फीयर की बात करता हूँ, तो मैं अगर पोटेंशियल लिखता हूँ तो Q1 चार्ज के लिए एक्सटर्नल स्फीयर एक्सटर्नल पॉइंट है या इंटरनल पॉइंट है? एक्सटर्नल पॉइंट है, तो फॉर्मूला भी एक्सटर्नल का लगाऊंगा। तो बताओ क्या लिखूं? K Q1 अपॉन B, क्योंकि इसके सेंटर की दूरी B बन जाएगा, प्लस Q2 का बारे में बताओ, K Q2 अपॉन B बन जाएगा। तो इस तरीके से हमने इंटरनल स्फीयर का पोटेंशियल भी निकाल दिया और एक्सटर्नल स्फीयर का पोटेंशियल भी निकाल दिया है। समझे क्या? जल्दी नोट करो।
चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अपने को 2 स्फीयर दे दिए, और स्फीयर के बारे में दिया है, ये है 1 मीटर, ये है 2 मीटर। इसका चार्ज बोल दिया है Q1, इसका चार्ज बोल दिया है Q2, है ना। ये यूनिफॉर्मली चार्ज होलो स्फीयर है, यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग होलो स्फीयर आपको दिए गए हैं, 2 स्फीयर हैं। फिर दिया गया है कि अंदर वाले का जो पोटेंशियल है वो है -10 वोल्ट, और बाहर वाले का जो पोटेंशियल है वो है 5 वोल्ट। ये आपको दे दिया कि अंदर वाले का पोटेंशियल, हाँ, अंदर वाले स्फीयर का पोटेंशियल -10 वोल्ट है और बाहर वाले स्फीयर का पोटेंशियल 5 वोल्ट है। तो पूछा गया है, बताइए Q1 एंड Q2 क्या है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Q1 एंड Q2? लिखते हैं पोटेंशियल ऑफ इंटरनल स्फीयर। तो वो लिखा जाएगा KQ1, बताओ क्या लिखूं? बाय 1 प्लस बाय KQ2/2। कोई दिक्कत है क्या इसमें, बताओ? फिर इसी तरह से ये 1 लिखा है, फिर उसके बाद में ये कितना होना चाहिए, दिस इज इक्वल टू -10। इसी तरह से पोटेंशियल ऑफ एक्सटर्नल वो लिखा जाएगा, कितना लिखा जाएगा, वो होगा KQ1/2 प्लस KQ2/2 शुड बी इक्वल्स टू +5। तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो अपने पास आ गया KQ1/1 माइनस KQ1/2 इज इक्वल्स टू -10 और -5 यानी कि -15। तो यहाँ से KQ1/2 इज़ -15, तो Q1 इज़ -30/K बन चुका है। इस तरह से Q2 कितना आ गया फिर? माइनस नहीं आएगा, ओनली 40, हाँ 40/K। तो इस तरीके से अपने पास Q1 Q2 चार्जेस भी बन गए। बोलो कोई डाउट हो तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया ना? करो करो करो। चलिए अभी तक हम क्या कर रहे थे? अभी तक हम निकाल रहे थे
कि इलेक्ट्रिक फील्ड से पोटेंशियल निकाल रहे थे, कभी भी देखो ई डॉट डी आर का इस्तेमाल कर रहे थे, ठीक है। अब उल्टी बात करते हैं, क्या उल्टी बात करते हैं कि अगर हमें पोटेंशियल पता हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाली जाए। तो मैं लिखता हूँ कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम पोटेंशियल, कि मतलब पोटेंशियल अपने को दिया है, इसकी मदद से हम इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन करना चाहते हैं। तो चलिए देखते हैं। मैं देखता हूँ कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम पोटेंशियल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डी वी इज माइनस ऑफ ई डॉट डी आर, ये अपन बचपन से पढ़ के आ रहे हैं, ठीक है। और ये बन गया डी वी माइनस ऑफ ई को अगर खोलें तो इसके 3 कंपोनेंट हो सकते हैं, आई कैप, जे कैप, के कैप। तो ये लिखा जाएगा ई एक्स आई कैप, ई वाई जे कैप एंड ई जेड के कैप डॉट डी आर। अगेन इसके भी क्या लिख सकते हैं, 3 कंपोनेंट लिख सकते हैं, डी एक्स आई कैप, डी वाई जे कैप एंड डी जेड के कैप। तो अभी ये क्या बन गया, माइनस ऑफ ई एक्स डी एक्स प्लस ई वाई डी वाई प्लस ई जेड डी जेड इज इक्वल टू वॉट, डी वी। तो अभी एक स्पेशल कंडीशन लेता हूँ, इफ डी वाई एंड डी जेड इक्वल्स टू 0। तो इधर कितना बना, ई एक्स, हाँ डी वाई एंड डी जेड अगर 0 कर लिया तो ये दोनों चीज़ें 0 हो गई। तो ई एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस ऑफ डी वी बाई डी एक्स, समझे। और अगर इस चीज़ को अगर लिखते हैं तो केमिस्ट्री में शायद आपने ये काम किए होंगे, तो इस चीज़ को लिखा जाता है, इन दोनों को अगर मिला दें तो इसको लिखा जाता है पार्शियल डिफरेंशिएशन, समझे क्या। तो ई एक्स की वैल्यू बन चुकी है माइनस ऑफ डेल वी बाय डेल एक्स, है ना, डेल वी बाय डेल एक्स पढ़ा जाता है इसे। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर डी एक्स और डी जेड को 0 मान लूँ, यानी कि एक्स और जेड को कांस्टेंट ले लूँ, तो यहाँ पर मेरे पास ई वाई जो बनेगा वो बनेगा माइनस ऑफ डी वी बाई डी वाई। क्या मेरी बात समझ में आ रही है ना, चाइनीज़ वाइनीज़ तो नहीं लग रही कि भाई इटालियन में बात कर रहा हूँ, है ना। तो इफ मैं क्या करता हूँ, ई वाई चाहिए मुझे, तो हमारे पास में अगर ये 2 टर्म्स 0 हो जाएं, और 2 टर्म्स 0 कैसे होंगी, जब मैंने डी एक्स एंड डी जेड को 0 कर दिया। और ये 0 कब होगा, जब मैंने एक्स और जेड को कांस्टेंट मान लिया। तो यहाँ से मेरे पास क्या बनेगा, ये बना ई वाई इज माइनस ऑफ डी वी अपॉन डी वाई। और इन दोनों को कंबाइन करके जो कहा जाता है उसे कहा जाता है पार्शियल डिफरेंशिएशन। पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब ये होता है, जैसे मैं लिखता हूँ ई वाई इज इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल वाई। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब ये होता है, मैं किसके रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ, वाई के रेस्पेक्ट में। तो इसका मतलब वाई के अलावा जो कुछ भी मिलेगा ना वेरिएबल, उसको कांस्टेंट मान लो। तो अपनी इक्वेशन में कहीं एक्स दिखा, कहीं वाई दिखा, कहीं जेड दिखा, तो एक्स और जेड को अपन मान देंगे कांस्टेंट और वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, बिल्कुल अंधा बन के। उसी तरीके से इफ डी एक्स एंड डी वाई इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से बनेगा ई जेड इज इक्वल टू, बोलो क्या बना, माइनस ऑफ डी वी अपॉन डी जेड। और इसे लिखा जाएगा, दोनों को मिला के वो बन जाएगा माइनस ऑफ डेल वी अपॉन डेल जेड। तो इन तीनों की मदद से मैं अगर लिखूं इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होते हैं, उसका ई एक्स कॉम्पोनेंट होता है, ई वाई कॉम्पोनेंट होता है, ई जेड कॉम्पोनेंट होता है, यानी कि ई एक्स आई कैप, ई वाई जे कैप, ई जेड के कैप। तो यहाँ से ई एक्स की वैल्यू कितना बना था, माइनस डेल वी बाई डेल एक्स आई कैप, फिर साथ में माइनस डेल वी अपॉन डेल वाई जे कैप माइनस डेल वी अपॉन डेल जेड के कैप। तो इस तरीके से
हम पोटेंशियल की मदद से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, जो कि अपना इसका टॉपिक था कि अगर पोटेंशियल पता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाली जाए। तो इस तरीके से हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ जी, नोट कर लीजिए, कोई डाउट हो तो बोलो, बोलो, शर्माओ मत। कौन सा वाला? कौन सा नंबर? अच्छा, मेरा नंबर, मेरा नंबर, मेरा नंबर। बहुत ढूंढा था, मतलब कहाँ ढूंढते हैं नंबर? गूगल पे नंबर ढूंढेगा? यार इतना भी केयरलेस नहीं हूँ मैं कि गूगल तक मेरा नंबर पहुँच जाए। हाँ, ना तो मैं इतनी बड़ी सेलिब्रिटी हूँ कि भाई ऐसे नंबर जा रहे हैं इधर उधर। हाँ, गूगल तो पहली बार ही सुना मैंने नंबर। हाँ जी, बोलो डाउट। डन डना डन डन। जी, अब एक सवाल करते हैं। तो मुझे दे दिया गया कि इफ़ पोटेंशियल इज इक्वल्स टू एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड स्क्वायर प्लस जेड एक्स स्क्वायर, देन फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर बिल्कुल सही। ठीक है, तो चलिए, अपने को मालूम ही है ये करना है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो लिखा जाएगा माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स आई कैप माइनस डेल वी अपॉन डेल वाई जे कैप माइनस डेल वी अपॉन डेल जेड के कैप। तो ये क्या है? एक्स के रेस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंसिएशन, लेकिन ये मानते हुए कि वाई और जेड कांस्टेंट थे। पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब समझ रहे हो ना, कि यार एक्स के रेस्पेक्ट में अगर देखा जाए, एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं, इसका मतलब एक्स के अलावा बाकी चीज़ें यानी कि वाई और जेड उसे कांस्टेंट मानते हुए डिफरेंशिएट किया जाएगा। तो माइनस को मैंने बाहर ही रखा। अब एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं इसको, तो यहाँ पर देखो x को तो रखना है और y को जो है कांस्टेंट मानते हुए करना है। तो बताइए क्या बनेगा इसका मामला? अरे यार बोलो जल्दी से, आवाज़ नहीं आ रही है, दोबारा बोलो। वाई स्क्वायर बनेगा। क्यों? क्योंकि x का डिफरेंशिएशन तो 1 और वाई स्क्वायर तो कांस्टेंट मानना है। फिर इसका बताओ क्या बनेगा? 0। और इसका x के रेस्पेक्ट में बताओ डिफरेंशिएशन क्या बनेगा? 2zx। तो ये अपनी आई कैप वाली इलेक्ट्रिक फील्ड बनी है। इसी तरीके से अब जे कैप वाली की बात कर लेते हैं। तो बताओ, इसको y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो क्या आया? 2xy बच्चा, इसको कर रहा हूँ। तो मैं देख रहा हूँ कि यार y के अलावा बाकी सब मसाला कांस्टेंट है, यानी कि y को तो मैंने डिफरेंशिएट किया वाई स्क्वायर को, तो ये 2y आ गया, और x तो था ही, तो ये 2xy प्लस वाई जेड स्क्वायर को लिखा जाए तो ये जेड स्क्वायर हो जाएगा, और जेड एक्स स्क्वायर तो बोलो कितना होगा? 2zx 0
ज़ीरो होगा, क्योंकि हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं y के रेस्पेक्ट में, हमारा पार्शियल डिफरेंशिएशन y के रेस्पेक्ट में है, तो यहाँ तो बेचारा z और x था दोनों ही कांस्टेंट माने जाएंगे। माइनस ये तो j कैप वाला हो गया, अब k कैप वाला बताइए। 0 फिर 2yz फिर प्लस एक्स स्क्वायर, जेड के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो यानी कि एक्स और वाई को कांस्टेंट मानते हुए करेंगे। तो इस तरीके से हमारे पास बन गया है इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। ये सब कुछ आ गया, ये वाई स्क्वायर आई कैप 2z x जो भी है सब कुछ आ गया। तो अब पूछा है सेकंड पार्ट, फाइंड लोकस ऑफ पॉइंट्स for which magnitude of electric field is 2 units। लोकस समझते हैं क्या? हाँ तो बताओ फिर। हाँ बहुत गंदा आएगा, मतलब पूरा सॉल्व मत करना, बस करना क्या है बताना। दोबारा बोलो। इसका मॉड लेके 2 के बराबर कर दो, इसका मॉड लेके 2 के बराबर कर देंगे। तो बड़ी सिंपल सी बात है, वो तो डराने का ही सवाल था, ये तो कोई फालतू सही सवाल था। तो इसमें क्या है कि ई एक्स का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं ना, तो ई वाई का स्क्वायर और ई जेड का स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना बोला था मैंने? 2 यूनिट्स बोला हुआ था, तो ये 2 होना चाहिए, ये होना चाहिए 2 के बराबर। तो ई एक्स की वैल्यू अपने को मालूम है इधर से, इसी तरह से ई वाई की वैल्यू भी पता लग चुकी है और जेड की वैल्यू भी, बस अब यहाँ डालेंगे और उसको खोल देंगे। तो जो एक्स वाई और जेड का संबंध होगा, जो यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करने के बाद में एक्स वाई जेड एंड का संबंध जो बनेगा, रिलेशनशिप बनेगा, वही कहा जाएगा लोकस ऑफ द पॉइंट्स जिसपे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड 2 हो रखा है। समझे क्या? ओके तो आगे बढ़ते हैं और अगला टॉपिक है इक्वी पोटेंशियल सरफेस। इक्वी पोटेंशियल सरफेस, तो एज द नेम सजेस्ट क्या होना चाहिए? ऐसी सरफेस जिसके हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम होना चाहिए। सरफेस फॉर विच every point has same potential is known as equipotential surface. Equipotential surface. तो लेट्स से कि कोई ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, लेट्स से दिस इज़ अ इक्विपोटेंशियल सरफेस जिसके यहाँ पर कई सारे पॉइंट्स हैं ना, ये पॉइंट ए बी सी डी ई एफ जी ऐसे खूब सारे पॉइंट मैंने बना दिए। इक्विपोटेंशियल होने के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या बोली मैंने, बताओ? हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम होना चाहिए। तो हर एक पॉइंट का पोटेंशियल अगर सेम है, लेट्स से मैं बोलता हूँ कि ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो हर एक पॉइंट का पोटेंशियल सेम, तो बताओ पोटेंशियल डिफरेंस 0। तो इसका मतलब मैं यहाँ से यहाँ जाता हूँ या यहाँ से यहाँ जाता हूँ या यहाँ से कहीं पे भी जाता हूँ, हर पॉइंट के लिए पोटेंशियल डिफरेंस बोलो क्या रहेगा? 0 रहेगा। लेकिन मुझे मालूम है कि dv बराबर माइनस ऑफ ई डॉट डी आर होता है। अब डी आर तो मैंने अलग अलग डायरेक्शन में ले लिया, चाहे ऐसा ले लूँ, चाहे ऐसा ले लूँ, चाहे ऐसा ले लूँ, चाहे ऐसा ले लूँ, मेरे पास dv 0 आ रहा है। तो इसको होने का एकमात्र तरीका ये है, क्या रहा होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड ही 0 रहा होगा। इसका मतलब ध्यान दीजिए, अलोंग द सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट 0 रहा होगा। समझे क्या बात को? तो मैं लिख सकता हूं फॉर
इक्विपोटेंशियल सरफेस पोटेंशियल डिफरेंस, पीडी जो लिखा है ना, इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अलोंग द सरफेस इज ज़ीरो. दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड along the surface is ज़ीरो. तो अब मैंने बोल दिया कि यार ये जो पॉइंट्स बने हैं इसमें इक्विपोटेंशियल है, यानी कि along the surface इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है. तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड ही ज़ीरो होगी क्या? परपेंडिकुलर हो सकती है, परपेंडिकुलर हो सकती है. लेट्स से मैं अगर एक ऐसी सरफेस बनाता हूँ इस बार थोड़ी सी, जिसमें कि डायग्राम बनाना आसान हो. ये मैंने ऐसी सरफेस बना दी, इसको इक्विपोटेंशियल बोल दिया. तो इसका मतलब इसके अलोंग में जो सरफेस के अलोंग पॉइंट्स बने हैं इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो बनेगा. अब बात करते हैं, अगर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे रख दी तो आप देख सकते हो ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि सरफेस के परपेंडिकुलर है, उसके बावजूद भी अगर मैं डी आर वेक्टर ऐसा लेता हूं तो आप देख सकते हैं ई डॉट डी आर कितना आ जाएगा? ज़ीरो आ जाएगा. ई डॉट डी आर अगर ज़ीरो आ गया तो आई कैन से दैट कि यहां पर अभी तक जो इक्विपोटेंशियल की कंडीशन थी वो सेटिस्फाई हो रही है. इसका मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी अलोंग द सरफेस तो ज़ीरो आ गई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में बी परपेंडिकुलर टू सरफेस है ना. मे बी क्यों? क्योंकि ज़ीरो भी तो हो सकती है, कि भाई ज़ीरो ही हो गया तो बल्ले बल्ले, इसका मतलब हर पॉइंट ही पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो हो जाएगा. तो पहली बात तो इक्विपोटेंशियल अगर बनेगी तो अलोंग द सरफेस को इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी क्या? जल्दी बताओ. नहीं बनेगी तो कहाँ बन सकती है? मे बी परपेंडिकुलर टू सरफेस बन सकती है. ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड में भी परपेंडिकुलर टू द सरफेस. जैसा कि यहाँ पर अपन देख सकते हैं ये एंगल 90 डिग्री बना हुआ है, ये सरफेस के साथ में एंगल 90 डिग्री बना हुआ है. ठीक है, जल्दी से नोट करें. ये लो, तो ये रहा नेक्स्ट. डन. अब आते हैं, अब मैं एक पॉइंट आपको बताता हूँ कि लेट्स से ऐसी कई सारी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बनी हुई है ना, ऐसी कई सारी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बनी हुई हैं. लेफ्ट हैंड साइड में इनके बीच का गैप कम दिख रहा है, राइट हैंड साइड में इनके बीच का गैप ज़्यादा दिख रहा है. ठीक है, फिर अभी मैं बोलता हूँ इनका पोटेंशियल अगर दिया जाए, ये मेरे को दे दिया आपने 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 4 वोल्ट, सभी इक्विपोटेंशियल हैं तो कुछ ना कुछ पोटेंशियल तो रहा होगा. तो मैंने देखा कि इस सरफेस समझ रहे हो ना, ऐसे अंदर घुस रहा है, ये ब्लैक स्क्रीन के अंदर घुसा हुआ सरफेस है, ये समझ रहे हो ना ये सरफेस. तो ये इस सरफेस का हर पॉइंट का पोटेंशियल 1 वोल्ट, इस सरफेस के हर पॉइंट का पोटेंशियल 2 वोल्ट, यहाँ पर हर पॉइंट का पोटेंशियल 3 वोल्ट और यहाँ पर हर पॉइंट का पोटेंशियल 4 वोल्ट. फिर आपसे पूछा गया है, पहले तो ये बताइए कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ पाई गई होंगी. 1 वोल्ट से 4 वोल्ट या 4 वोल्ट से 1 वोल्ट? 4 से 1 या 1 से 4? हाउ? डिक्रीजेस. तो देख सकते हो 4 से 3 से 2 से 1, यानी कि इधर जाएंगे तो पोटेंशियल कम हो रहा है. तो अपने को मालूम है इलेक्ट्रिक फील्ड चीख के बताती है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में पोटेंशियल कम होता है.
तो आप देख सकते हो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से बनेगी, ऐसे बनेगी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते टाइम एक बात का ध्यान और हमें रखना है, क्या बनाना है बताओ, कि हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। यहाँ पर भी ये जो है ये परपेंडिकुलर बनाते हुए इसको क्रॉस करेगी। अभी देखो ये मैं देखता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड ये है लेफ्ट साइड की, ये है राइट साइड की। बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द लेफ्ट साइड और इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द राइट साइड, इसमें बताइए कौन बड़ा है कौन छोटा है या बराबर होंगे? सेम सेम हाउ? ऐसा लग रहा है ना, ऐसा सपने में आया। फिजिक्स की खास बात यह है ना कि लॉजिक बहुत बढ़िया चलते हैं यहाँ पर। बिल्कुल सही, बस सिंपल सी बात। अब मैं इसको चाह के भी मना नहीं कर सकता, ना मजाक उड़ा सकता हूँ। मजाक तो चलो उड़ा सकता हूँ। तो यू कैन सी कि यहाँ पर ये जो नियर बाय, लेफ्ट के नियर बाय जो पॉइंट्स हैं वो क्लोजर हैं और यहाँ पर इनके बीच का गैप ज़्यादा है। और अगर गैप ज़्यादा होगा तो आप देख सकते हो, चाहे मैं लेफ्ट हैंड साइड से 4 से 1 जाऊं या राइट हैंड साइड से 4 से 1 जाऊं, पोटेंशियल डिफरेंस तो 3 का ही आ रहा है। तो इसमें जो दूरियां हैं लेफ्ट हैंड साइड की और यहाँ जो दूरियां हैं राइट हैंड साइड की, आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड की दूरियां कम हैं। और मुझे मालूम होता है E बराबर माइनस ऑफ dv/dr आप लिख सकते हैं। तो भाई dv तो तीनों के लिए, दोनों साइड के लिए सेम बना हुआ है, लेफ्ट से जाओ या राइट से जाओ। बात समझ में आ रही है क्या? लेकिन dr की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में ज्यादा है या कम? हे भगवान, dr लेफ्ट हैंड साइड में कम है तो डिनोमिनेटर कम है, तो यहां पर इसका जो मैग्नीट्यूड बनेगा वो ज़्यादा हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन दी लेफ्ट वाला जो है वो ज़्यादा होगा राइट वाले से। समझ में आया क्या? तो इसका मैग्नीट्यूड मैं कह सकता हूँ कि लेफ्ट वाले का ज़्यादा है, राइट वाले का कम है। ठीक है, तो और भी कई सारे पॉइंट हैं। वैसे अपना टाइम लेकिन हो चुका है समाप्त। सर आ गए क्या अपने अगले? डन। आनंद सर इतना लेट कैसे हो रहे हैं आजकल? क्या लॉगिन में दिक्कत हो रही है उन्हें? हाँ, एक मिनट, क्या बोल रहे हो? राजेश सर का, ओके ओके ओके। तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं, अपन क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अब दिक्कत क्या है कि मैं पढ़ा भी दूँ, बीच में आके स्क्रीन शेयर कर देते हैं। मतलब रुकते वुकते तो है ही नहीं, वो फॉर्म में आते हैं एकदम सीधे। हाँ बेटा। अरे तो मैं कोई ऐसा थोड़ी डिसरेस्पेक्टफुल बात तो कर ही नहीं रहा वैसे भी। जो सच है वही तो कर रहा हूँ मैं। तो कहाँ पहुँच गए थे अपन? पोटेंशियल में पहुँच गए थे। और तो कहना क्या चाह रहे हो, क्लास कंटिन्यू ना करें? क्या बोल रहे हो? v बराबर हमें दे दिया -xy, है ना। v इज गिवन टू बी -xy, पोटेंशियल दे दिया मुझे। तो हमें सबसे पहले तो ड्रॉ करना है कि इसकी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्या होंगी। इनफैक्ट लाइंस बनेंगी ये तो इस बार, है ना। सरफेस के लिए तो 3D में चाहिए होगा, है ना। तो ये मैंने कर दिया x, ये बोल दिया y। तो वी नीड टू ड्रॉ ग्राफ जिसमें कि इक्विपोटेंशियल बनने वाला है। तो कैसे करें बताओ? मैं आपको हिंट दे देता हूँ। चलो मैं मान लेता हूँ कि इक्विपोटेंशियल का फाइंड करना है, यानी कि ऐसी पॉइंट्स फाइंड करना है जिनका पोटेंशियल सेम रहा है। तो मैंने क्या कर देना है,
फील्ड नहीं भाई, पहले पोटेंशियल बनेगा। मैंने मान लिया 1 वोल्ट वाला भी कोई सरफेस रहा होगा, 2 वोल्ट वाला भी रहा होगा, 3 वोल्ट वाला भी रहा होगा। तो लेट्स से मैं पहले ऐसे देख लेता हूँ, यानी कि 1 वोल्ट इज इक्वल टू माइनस एक्स वाई, यानी कि एक्स वाई इक्वल टू -1। तो इसका ग्राफ दिखने में कैसा मिलेगा बोलो? इसका ग्राफ दिखने में कैसा मिलेगा कि हाँ, कि यहाँ पर देखो, या तो x को x और y में से एक तो नेगेटिव होना पड़ेगा पहले तो, x और y में से एक नेगेटिव। ठीक है, इसको ड्रॉ कर लेना, इसको घर से ड्रॉ करके आना, पोटेंशियल का ग्राफ, इक्विपोटेंशियल सरफेस का ग्राफ।